वेलकम टू डीपी जय हिंद। मैं दुर्गेश पांडे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान के दौरे पर थे और वहीं पर उनका हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग की, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसका आरोप कुछ रिपोर्टों में मोसाद के ऊपर लगाया गया है। तो आज इस वीडियो में हम मोसाद इजरायली इंटेलिजेंट एजेंसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि सदियों से ज्यूस कम्युनिटी के लोग अपने एक अलग देश इजराइल का निर्माण करना चाहते थे। वर्ल्ड वार 2 में 1 सितंबर 1939 से 1945 तक हिटलर द्वारा किए गए नरसंहार के दौरान ये आग और बढ़ गई। खैर, 1948 को इजराइल की स्थापना हुई और ये बात तो जग जाहिर है किस वजह से इजराइल और उसके आसपास अरब के देशों में रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो गए। अब ये न्यूली फॉर्म ज्यूइश स्टेट हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। ऐसे में इजराइल की सिक्योरिटी के ऊपर हर समय खतरा बना रहता था और यहाँ तो बात थी उसके अस्तित्व की। इसी वजह से इजराइल ने अपने डिफेंस और सिक्योरिटी का इतना स्ट्रॉन्ग करने की ठानी जिसे कोई भी देश उसके ऊपर या उसके नागरिकों के ऊपर कोई भी देश आंख उठाकर भी ना देख सके। और ऐसे ही हालातों में नींव पड़ी मोसाद के जन्म की। इजराइल के लिए मोसाद की कीमत का अंदाजा आप अरब इजराइल के वार में इजराइल को मिलती आई जीतों से ही लगा सकते हैं। जी हाँ, इजराइल की इन सभी जीतों के पीछे मोसाद का बहुत बड़ा हाथ रहा और आज भी इजराइल अपने नागरिकों के ऊपर आने वाले हर संकट का मुंह तोड़ जवाब देता है। इस मकसद में मोसाद इजरायली सरकार का कदम कदम पर साथ देता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट इसका खास उदाहरण है। इस ऑपरेशन में मोसाद ने इजरायली नागरिकों के लिए सारी हदें पार कर डाली थी। इस ऑपरेशन में क्या हुआ, इस बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे। खैर, इस एजेंसी का बनाए जाने का प्रस्ताव हैगाना के एक सीनियर कमांडर रिवेन सिल्वा ने इजराइल के पहले और तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बिन गुरून के सामने रखी। इसी के चलते डेविड बिन गुरून ने 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की स्थापना की। इस समय इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन था। 1951 में इसका नाम बदलकर मोसाद पड़ गया। इसी दौरान इसे पीएम ऑफिस के अधीन कर दिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि मोसाद के सफ़र की शुरुआत इजराइल के बनने से भी पहले शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, असल में यूरोप में हिटलर उसकी नाजी फोर्सेस का सामना करने के लिए ज्यूस के द्वारा लेट 1930 और अर्ली 1940 में कई सैन्य संगठनों का निर्माण किया गया था। इनकी सहायता के लिए हर सैनिक संगठन की एक खुफिया एजेंसियों का भी गठन किया गया था। इन्हीं में से एक सैन्य संगठन का नाम हगाना था, जिसकी खुफिया एजेंसी का नाम शाही था। शाही की स्थापना 1940 के आसपास हुई। 1948 में इजराइल के प्रमोशंस के बाद मोसाद की स्थापना करने में शाही का बड़ा योगदान रहा। दूसरे शब्दों में कहे तो शाही का ही स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन ने मोसाद के नाम के अंदर काम करना शुरू किया। इसकी अथॉरिटी की बात करें तो रिवेल्सन लोहा इसके पहले डायरेक्टर बने। रिवेल्सन 1952 में रिटायर हो गए और उसके बाद मोसाद की कमान संभाली ईसर हराल ने। हराल के नेतृत्व में ही मोसाद को इतनी खूंखार खुफिया एजेंसी में तब्दील किया गया। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी मोसाद के जन्म की। दोस्तों, इसके कारनामों पर जाने से पहले जानते हैं कि इसके स्ट्रक्चर पर। दोस्तों, आपको बता दें कि आज इजराइल में 3 खुफिया एजेंसी हैं। पहला, इजरायली आर्मी की सिक्योरिटी एजेंसी अमन, दूसरा डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस सिनवेट और तीसरा मोसाद। मोसाद का मूल मकसद काउंटर टेररिज्म को खत्म करना, देश के लिए खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना और देश के दुश्मनों का खात्मा करना। और इसके लिए मोसाद के इंटेलिजेंट को खुली छूट दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाकी के 2 एजेंसी की तरह मोसाद का पर्पज, ऑब्जेक्टिव रोल्स, मिशन पावर और बजट किसी भी लॉ के तहत डिजाइन नहीं किया गया है। इसीलिए वह किसी भी स्तर तक जाकर बिना किसी बंदिश के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका एनुअल बजट लगभग 2.73 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। इसमें लगभग 7,000 लोग एम्प्लॉयड हैं। इसी के चलते ये दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के रूप में
शामिल हो जाती है। मुसाद का एक एजेंट कई सैनिकों के बराबर होता है, जो अकेले किसी भी वक्त बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होता है, क्योंकि मुसाद के एजेंट का चयन बहुत ही लंबे और कठिन परीक्षण के बाद ही होता है। इजराइल में उन्हें कई सालों तक बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इन एजेंट के कारनामे ही हैं जिस वजह से मुसाद को दुनिया के सबसे खुखार एजेंसियों में से एक माना जाता है। मुसाद का हेडक्वार्टर तेल अवीव में मौजूद है। करंट डायरेक्टर योसी कुनेहा हैं, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मुसाद के 8 डिपार्टमेंट हैं, जिनमें से 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला और सबसे बड़ा है कलेक्शन डिवीज़न, जिसके ऑफिसर्स दूसरे देशों की धरती पर डिप्लोमेटिक या खुफिया तरीकों से अपने मकसद को पूरा करते हैं। इसमें 30 से 40 ऑफिसर शामिल होते हैं। दूसरा अहम डिवीज़न है स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न। ये मेतसादा के नाम से भी जाना जाता है। ये डिपार्टमेंट हाईली सेंसिटिव सेशन किए जाने वाले डिस्ट्रक्शन पैरामिलिट्री के कारनामों को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने के लिए भी जाना जाता है। पॉलिटिकल एक्शन और लेसियन डिपार्टमेंट के साथ काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि मुसाद का पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग स्पेशल डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। यहाँ हर एक डिपार्टमेंट अपना काम सटीक तरीके से करता है। ये तो बात हुई मुसाद के स्ट्रक्चर की। दोस्तों, अब बात करते हैं मुसाद के कारनामों की। भले ही इजराइल आकार में भारत के पूर्वी प्रदेश मिजोरम के बराबर है और आबादी में अपने उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम, लेकिन इसकी डिफेंस फोर्सेज के कारनामे इतने बड़े हैं कि बड़ी सुपर पावर भी उसके सामने घुटने टेक दें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी 75 साल की जर्नी में मुसाद लगभग 27,800 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका है। अब बात करते हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। बात है 26 जून 1976 की। फ्रांस की धरती से एक प्लेन ने ग्रीस के लिए उड़ान भरी, जिसमें इजराइल के 94 नागरिक मौजूद थे। उड़ान की कुछ ही घंटों बाद ये खबर आई कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, और ये हाईजैक की गई थी पॉपुलर फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के एक आतंकी संगठन के द्वारा, जिसे प्लेन को युगांडा के एटेव एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। युगांडा के तानाशाह ने भी इन हैकर का साथ दिया। इन आतंकियों ने इजराइल के नागरिकों के बदले खुद के कुछ साथियों को छोड़ने की बात की, लेकिन मुसाद का एक सिद्धांत है, वह कभी भी आतंकियों से निगोशिएट नहीं करता, और यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। इस ऑपरेशन के चलते मुसाद ने इस एयरपोर्ट पर रेड की और केवल 90 मिनट के अंदर अपने सभी नागरिक को छुड़ाकर सुरक्षा के साथ वापस घर लाया। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में मुसाद की तारीफ हुई। इस तरह मुसाद का ऑपरेशन था ऑपरेशन डायमंड। 1960 के दशक में दुनिया भर में रसिया के मिग-21 के विमान का काफ़ी बोलबाला था। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय अमेरिका की CIA भी इसको हासिल करने की कई नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। CIA के फेलियर के बाद इस विमान को चुराने की जिम्मेदारी दी गई मुसाद को। पहली 2 कोशिशें मुसाद की भी नाकाम रही, लेकिन आखिरकार 1964 में की गई तीसरी कोशिश में उसने यह कर भी दिखाया। असल में इस ऑपरेशन में मुसाद की एक फीमेल एजेंट शामिल थी, और इसी ने पहले तो मिग-21 के पायलट को अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपना दोस्त बनाया, और फिर इस प्लेन को इजराइल तक लाने के लिए मजबूर भी कर दिया। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड, और यह ऑपरेशन म्यूरिक अटैक से संबंधित है। बात है साल 1972 की, जब जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा था। बाकी देशों के खिलाड़ियों की तरह ही इजराइल के खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन इसी दौरान कुछ आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों पर जानलेवा हमला किया। इस हमले को म्यूनिक मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक के पीछे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नामक आतंकी संगठन का नाम सामने आया। फिर क्या था, मुसाद के कमांडो ने अपना जाल बिछाया और 20 साल तक चले ऑपरेशन के दौरान सभी आतंकियों को दुनिया के अलग अलग कोने से ढूंढकर मार गिराया। दोस्तों, अब तक तो आप मुसाद के कई हैरान करने वाले ऑपरेशन को तो जान ही चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण रिसेंट के ऑपरेशन के बारे में। बात है 27 नवंबर 1920 की, जब
खुलेआम तेहरान की सड़कों पर ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरुद्दी को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। मोहसिन फ़खरुद्दी और कोई नहीं बल्कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले एक टॉप साइंटिस्ट थे। हालांकि इजराइल ने इसमें अपनी किसी तरफ का हाथ होने से इनकार कर दिया, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक में मोसाद का हाथ माना जा रहा है। दोस्तों, अभी यानी 19/5/2024 को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री का एक हेलीकॉप्टर मृत्यु हो गई है, जिसमें मोसाद का नाम आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।